हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बिहार स्पेशल बैच में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मॉडल सेट 5 है वो करने वाले हैं। और मॉडल सेट 5 में अगेन हम लोग 50 क्वेश्चंस के अराउंड करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके आपके जितने भी बिहार के एग्जाम है उसमें ये बहुत जो है हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आपका अभी आने वाला बिहार का दरोगा का एग्जाम हो या फिर आपका बिहार एसएससी का एग्जाम जो आ रहा है और जो बीपीएससी के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स में ये वीडियो बहुत बहुत आपका हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं है ना, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। इतनी हेल्प आप जरूर कर दीजिए। बाकी आपकी हेल्प के लिए तो मैं यहां पर हूं ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये तो अब ये भी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें से सिर्फ जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है वर्तमान में अगर मैं बात करूं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है वो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी की मान्यता प्राप्त है और जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है अब ये भी मान्यता प्राप्त नहीं। लेकिन सवाल देखिए ये 2018 का है। 2018 में जो है ये तीनों पार्टी जो है, ठीक है, वो राष्ट्रीय पार्टी थी। और ये अगर मैं एक सेकंड के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक सेकंड के लिए रुकिए। ठीक है, तो ये जो पार्टी, ये तीनों जो पार्टी थी, ठीक है, देखिए उस समय 2018 में केवल ये समाजवादी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी में नहीं गिनी जा रही थी। ठीक है, बाकी ये तीनों ही पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी में थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है, ये दोनों जो पार्टी है, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और जो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये दोनों भी अब नहीं है। ठीक है, इनकी भी सदस्य मतलब इनका भी जो राष्ट्रीय पार्टी का जो रूप था वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय पार्टी है, देखिए अभी के समय में अगर मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात करूं, जो आपको याद रखना है, वो मैंने कई बार बताया, वैसे टोटल 6 हैं। कितने? 6। सबसे पहले ऑब्वियसली बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है। उसके बाद आपका अच्छा, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये तो आपको पता है 1885 में ये पार्टी बनी थी। ठीक है, आईएनसी है। ठीक है, फिर आपका बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी है। ठीक है, फिर आपका कौन सा पार्टी है ना, इसके बाद आपका है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें कौन? मार्क्सिस्ट जो है, ठीक है, वो है। ठीक है, वो है। इसके अलावा आपका इसमें कौन सा है? आप है, आम आदमी पार्टी है ना, आप है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक है एनएनपी, जिसको नेशनल पीपुल्स पार्टी बोलते हैं, एनएनपी जो है। ये 6 पार्टी जो है वो आपका राष्ट्रीय पार्टी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब बाकी का अगर देखें, बसपा कब बनी थी, तो ये आपका 1984 में बना था। ठीक है, ये बना था 1964 में, है ना। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में ही बनी की थी, लेकिन बाद में ये विभाजित हो गया। आम आदमी पार्टी 2012 में बना। ठीक है, 2012 में बना। और सबसे नई पार्टी जो है ये है आपका 2013 का नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, ये 6 पार्टी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी है, तो आप इसको याद रख लेंगे। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? ठीक है, आया तो 2009 में, इसलिए कई बार पूछा, ये लागू हुआ है ना। ये आपको देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हुआ था अप्रैल 2010 में। कब हुआ था? अप्रैल 2010 में जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। और एक अनुच्छेद जुड़ा था, आपको पता होगा इस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, वो कौन सा था? वो था 21A। ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाए, वो मुफ्त शिक्षा जो है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और ये उनका मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है वो उनका एक मौलिक अधिकार है, ये कहा गया। ये 21A में है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? ये तो कई बार पूछा गया। तो ये हुआ था आपका 57 में, 1957। अब देखिए 1957 में आपको 2 डेट दे दिया है। ठीक है, तो 2 डेट आपको कौन सा ध्यान रखना है? ठीक है, देखिए इनकी जो स्थापना है ना, ये आपका हो जाएगा जनवरी, है ना, ये आपका 1957 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कई जगह 1956 का भी मेंशन किया गया, दिसंबर 1956 का भी मेंशन किया गया। ठीक है, तो यहां आप ये आंसर ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 1957 ही रहेगा। अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है ये तो पंचायत राज पर पहली कमेटी, देखिए ये क्या था, जो पंचायत राज है। ठीक है, पंचायती राज बोल लीजिए। ठीक है, इस पर ये पहली कमेटी थी, ये था आपका फर्स्ट कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो है ये आपका फर्स्ट कमेटी है। ठीक है, लेकिन ऐसे 6 और कमेटियां बनी थी और वो बार बार पूछ लिया जाता है उसमें। जैसे इसमें क्या हो गया, एक आपका आएगा दूसरा, जो सेकंड नंबर है। ठीक है, जो दूसरी कमेटी है वो है ना अशोक मेहता। कौन सा है? तो दूसरी कमेटी का नाम याद रखिएगा, ये है अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता आई थी, है ना, मेहता, ये आई थी 1977 में। ठीक है, 1977 में ये कमेटी बनी। फिर इसके बाद तीसरी जो कमेटी बनी थी वो था हनुमंत
हनुमंथा राव, है ना, हनुमंथा राव कमेटी बना, ठीक है। कौन सा बना? हनुमंथा, है ना, राव कमेटी, ठीक है। ये 1982 में बना, है ना, 1982 में, है ना। ये कब बना आपका? 1982 में बना। इसके बाद जो है एक कमेटी बनी, चौथा जो नंबर का कमेटी था वो बना आपका कौन सा? तो वो था GV.K. राव, है ना। कौन सा था? GV.K. राव कमेटी, ठीक है। कौन सी कमेटी थी? GV.K. राव कमेटी। ये कब बनी थी? ये 1985 में, 1985 में बनी, ठीक है। 1985 में बनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर तीसरी कमेटी कौन थी? तीसरी कमेटी आपका था LM सिंघवी कमेटी। कौन सी थी? फिर मतलब तीसरी नहीं बोलिए, ठीक है। ये आपका पांचवी कमेटी कौन सी होगी? वो हो गया LM सिंघवी। फिर छठा कौन सा था? PK थुंगन। और सातवां था आपका VN गाडगिल। तो ये भी ध्यान में रख लेंगे। तो पांचवा इसमें कमेटी कौन सा है? तो वो है आपका LM, है ना, LM सिंघवी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये LM आपका सिंघवी, ठीक है। ये कौन सा है? LM सिंघवी कमेटी, ठीक है, सिंघवी। चलिए, ये कब बनी थी LM सिंघवी? तो ये बना आपका 1986 में, है ना, 1986 में बना, ठीक है। कब बना? 86 में, ठीक है। उसके बाद छठी इसमें जो कमेटी बनी वो कौन सी बनी थी? तो वो आपका है PK थुंगन, है ना। PK कौन सा था? ये आपका बना PK, है ना, आपका थुंगन। बात समझ में आ रही है? तो PK थुंगन कमेटी जो है ना, PK थुंगन, ये कब बनी थी? ये 1988 में। 2 मैंने अभी जैसे आपको कहा कि 1988 में जो है वो 2 कमेटी बनी, PK थुंगन बना और ये जो लास्ट 7वां कमेटी बना था VN गाडगिल। क्या बना था आपका? VN, है ना, ये बना था आपका VN गाडगिल। बात समझ में आ रही है? VN गाडगिल, ठीक है, गाडगिल, VN गाडगिल कमेटी बनी। और ये कब बना था? ये भी 1988 में बना, ठीक है, 1980 में। ध्यान में रहेगा। तो ये सारे जो कमेटी है ये आपका पंचायती राज से संबंधित कमेटी है, इसको याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1987 में। देखिए, मिजोरम पहले 1971 में ये UT बनाया गया था। 1971 में जो है इसको UT बनाया गया था। अब बाद में फिर इसको क्या किया गया? 1987 में जो है राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि राज्य बना। बात समझ में आ रही है? तो मिजोरम जो है ये 20 फरवरी 1987 को जो है वो राज्य के रूप में बना। अब आप लोग होमवर्क आप लोगों के लिए कि मिजोरम जो है वो भारत का कितने नंबर का राज्य था, कौन से नंबर का स्टेट बना। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहां से ली गई है ना? लॉ स्टेब्लिश्ड बाय, है ना, मतलब ये जो है कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना, ये जो है आपका ये कहां से लिया गया था? ये लिया गया था ये जापान के संविधान से यही एक चीज ली गई थी और वो हमारा क्या था? प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि बेसिकली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, इसको जरूर याद रखें। और ये आप जो है मैंने इसके अलग से संविधान के जो स्रोत हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, ठीक है, उसको आप जरूर देखिए, वो पूरा डिटेल वहां जाकर के देखिए, उसको याद रखिए। जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? जैसे आपका दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया, संशोधन की प्रक्रिया ली गई। ऑस्ट्रेलिया जैसे आप देखते होंगे समवर्ती सूची सब लिया गया, ठीक है, या जो हमारा प्रियम्बल का भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ब्रिटेन से हमने तो बहुत कुछ, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, है ना, ये सब चीजें लिए। तो आप ये सब का डिटेल जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि यहां पर ये इन सब से क्वेश्चन बनता है, इनमें से किसी से भी आपसे पूछ लेगा। संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी? ये पहले भी आ चुका है डिस्कशन में। ये 1809 में हुआ था और मैंने बताया था ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपका स्वीडन में। कहां पर हुआ था? 1809 में ये स्वीडन में हुआ था, ठीक है। बस में अम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लोकपाल, ठीक है। भारत में जो लोकपाल की अगर आप देखें तो लोकपाल को लेकर के 2013 में अधिनियम आया और 2014 में जो है ये लोकपाल बन गया, ठीक है। तो भारत में अगर आपसे पूछ लेगा तो भारत में जो है, ठीक है, भारत में 2014 से लोकपाल की शुरुआत हो गई। अच्छा, भारत में अगर भारत का पहला लोकपाल पूछ लेगा कौन है ना, तो पहला लोकपाल कौन बना था भाई, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, जो पहला लोकपाल है वो कौन था? तो उनका नाम जो है, ठीक है, वो था, ठीक है, वो आपका पिनाकी चंद्र घोष था। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। ये ध्यान में रखेंगे, कौन थे ये? पिनाकी चंद्र घोष, है ना, पिनाकी, है ना, चंद्र घोष। बात समझ में आ रही? कौन थे? चंद्र घोष, ठीक है। ये इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा, है ना। तो अगला सवाल क्या हो जाएगा? अगला सवाल हमारा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, जस्ट मैंने बताया था 1970 दूसरी कमेटी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते थे? ये तो कितनी बार आ गया है कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा ही पूछे, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। चलिए ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति क्या की जाती है? देखिए, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इससे एक चीज पूछा जा सकता है, वो है आपका कि कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 233 जो है वो इसके बारे में है, यानी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। ये जो है अनुच्छेद 233 में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? अनुच्छेद 233, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े। अगला सवाल हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया
जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की जब बात आती है तो वो केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के मामले में कर सकते हैं। इसमें भी कई सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति पर आप महाभियोग ऑब्वियसली लगा सकते हैं, और कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति पर निम्नलिखित कारणों से मांगे तो वो उसमें हो गया क्या, संविधान के उल्लंघन के मामले में। अब देखिए, यहां पर क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात जो है कि अगर उन पर महाभियोग चलाया जाना है तो वो महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये जो महाभियोग है, ठीक है, पहला चीज तो क्या होता है कि ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन है ना, यहां पर देखिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव है ना लाया। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सदन है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी सदन में क्या किया जाएगा, तो किसी भी सदन में जो है ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, ये समझिए, ये प्रस्ताव लाने का कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो आपके सदस्य हैं, ठीक है, कि 1/4 सदस्य, जो भी सदन में आप ला रहे हैं, सदन के 1/4 सदस्य के समर्थन पर ही ला सकते हैं। तो प्रस्ताव के लिए क्या चाहिए, 1/4 सदस्यों का समर्थन, तब आप प्रस्ताव ला सकते हैं सदन में। सदस्यों का समर्थन अगर आपको है तब आप राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो चला सकते हैं, बस मतलब प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। अब आपने प्रस्ताव ले आया, अब आपको करना क्या होगा, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन तक, आपको पता होगा 14 दिन है ना, 14 डेज है ना, पहले जो है बेसिकली है ना, या फिर कहिए कि राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, एक तरह से 14 डेज पहले नोटिस है ना, 14 डेज पहले आपको है ना नोटिस देना होगा। पहले आपको बेसिकली राष्ट्रपति को नोटिफाई करना होगा, या कहिए कि राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। किसको देना होगा, राष्ट्रपति को देना होगा, ठीक है। चलिए, एक तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए आपको क्या है, अब मान लीजिए प्रस्ताव जो है वो पास होगा, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि वो दोनों ही सदन में 2/3 से ज्यादा बहुमत अगर मिलेगा तब ये प्रस्ताव जो है वो माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो दोनों सदन में क्या होना चाहिए, दोनों सदन में 2/3 है ना, दोनों सदन है ना, दोनों सदन में 2/3, ठीक है, कितना, 2/3 बहुमत, 2/3 जो बहुमत है, ठीक है, 2/3 से ज्यादा, 2/3 बहुमत है ना होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, तब ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ठीक है, मतलब प्रस्ताव पारित होगा, है ना, होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। इस प्रस्ताव को लेकर के 2/3 आपका क्या होना चाहिए, वो 2/3 से ज्यादा लोगों का समर्थन यानी बहुमत होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हो जाएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ये कई बार आ चुका है कि MN रॉय ने जो है उन्होंने की थी, 1925 में की थी। ये हिस्ट्री में भी कई बार पूछा जाता है, पॉलिटी में पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता परिषद है ना का जो गठन है ये कब किया गया था। ये भी कई बार सवाल जो है पूछा गया है, 1961 में किया गया है ना। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1961 में किया गया। ये ऑलरेडी मैंने इसको कई बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू किया। आपको पता है कि संसद का जो सत्र होता है उसमें जो पहला आवर होता है, फर्स्ट आवर, उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं, ठीक है, प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। और उसके अगला जो आवर होता है उसको आप क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं ना, जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। तो शून्यकाल की शुरुआत जो 1962 से हुई थी। ये 1 बजे से 12 बजे से 1 बजे के बीच रहता है, ठीक है, ये इस बीच में रहता है, इसको शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। शून्यकाल में जो भी करंट के जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको उठाया जाता है। और इसके लिए है ना बेसिकली अब पहले से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, आपको सदन में। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी, देखिए अभी खाली उसी पूछा है, LM सिंघवी कब बनी थी, 1986 में आया था, ठीक है, अभी जस्ट मैंने डिटेल बताया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग के लिए तो 324 फेमस है, ठीक है, कि अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयोग का प्रावधान की बात करता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2006 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है 2006 तक 2006 नहीं होगा, एक्चुअली गलत है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ना, 2026 बोलिए, कि 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये आपका किया गया था कब, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका किया गया था 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। मतलब इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा ये किया गया। मतलब ये होगा कि लोकसभा के सीटों का जो परिशमन मतलब बंटवारा होता है, जो वो राज्यों के बीच जो होता है ना, या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो हुआ है, वो 2026 तक कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। उसके बाद उसमें परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसमें भी 1971 की जनगणना है उसको आधार मान करके लिया गया था, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो ये हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब ये देखिए निर्वाचन आयोग का तो हमने देखा क्या कि 324 है, ठीक है, जो वो तो सेंट्रल का हो गया। लेकिन अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है तो ये होता है अनुच्छेद
अनुच्छेद 243 के में, 243 आपका के में ये संबंधित है। बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? ये तो कई बार मैंने, राजस्थान का नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 है ना, जो आपका है, तो ये ध्यान में रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1993 में हुआ था। ये ध्यान में रख लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, और राष्ट्रीय मानवाधिकार का एक बार मैंने क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है, कि क्या ये संवैधानिक पद है या फिर ये मतलब आयोग है या फिर ये वैधानिक है? तो ये एक ये संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है, बाय लॉ आया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? ये जो आयोग है ये वैधानिक है। ठीक है, क्या है? वैधानिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से? यानी आपको पता होगा भारतीय संविधान का 11वीं अनुसूची वो पंचायत से रिलेटेड है, जिसमें पंचायत के 29 कार्य। वहीं अगर आप देखेंगे नगर पालिका, जो कि आपका अनुसूची 12 है, और उसमें नगर पालिका उसमें 18 कार्यों की बात की, यहां 29 कार्यों। तो फिर पूछा अनुच्छेद कौन सा रिलेटेड है? तो ये आपका कौन सा? 243 का ही ये क्या होता है? ये जी हो गए, 243 का जी। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज्य के बारे में 243 में ही मेनली जो है उसको वर्णित किया गया। आगे बढ़े, अगला हमारा देखते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के, अब धन विधेयक कितनी ही बार आ गया है कि 110 जो है वो धन विधेयक की बात करता है, 117 वित्तीय, 117 भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या करता है? ये वित्तीय विधेयक की बात करता है, ये वित्त की बात करता है, ये वित्त की, ये धन विधेयक की बात करता है। 108 ज्वाइंट सेशन, कई बार ये भी आ चुका है ना, ये ज्वाइंट सेशन जो राष्ट्रपति बुलाता है ना, उसकी बात करता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब बना है? तो 6 अब तक औद्योगिक नीति आई, जिसमें से पहली जो 1948 में थी, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो कह रहा है भारत के महान्यायवादी, जिसको एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं? एजीआई, एक संवैधानिक पद है। ठीक है, तो एजीआई जो है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, पूछा जा रहा है क्या कि वो जो है महान्यायवादी, उसको नियुक्त कौन करता है? तो ऑब्वियसली इसको नियुक्त करता है कौन? ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं महान्यायवादी, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है क्या होते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा, ये होते कौन है? तो ये भारत का जो एक कानूनी सलाहकार होता है ना, इसको नियुक्त भी राष्ट्रपति करते हैं और इसको हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति होता है। और ये इनसे अगर रिलेटेड अनुच्छेद, मैंने कहा ना संवैधानिक पद है, अगर अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो इनसे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 76 है ना, 76। ये भारत सरकार का क्या हो गया? ये भारत सरकार का जो है ये कानूनी सलाहकार होता है। क्या होता है? कानूनी सलाहकार। ठीक है, सलाहकार। बात समझ में आ रही? कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, और इनके बारे में क्या है? देखिए, इनके नीचे जो है, जैसे ये तो अटॉर्नी है, सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता भी बहुत फेमस है, तुषार मेहता है ना, वो तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है ना। इनको जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है ना, ऑफिसर कहा जाता है किसको? तो अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का जो महान्यायवादी है, तो ये कानूनी सलाहकार है। और जो आपका उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वहां पर जो भारत सरकार का एक वकील होता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति को देके जाएगा। किसको देके जाएगा? ये उपराष्ट्रपति को देता है। आगे बढ़े। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? अब देखिए, राज्य मंत्री, राज्य का मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगा? एक ही विधानसभा के प्रति होगा, वो जिस सभा का वो मेंबर है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? जैसे मैंने कहा, उसको नियुक्त और हटाना राष्ट्रपति का काम है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड देश का कौन सा राज्य था? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल बताया। झारखंड है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल जो आप उत्तराखंड है, ये सब 2000 में ही बना था, है ना। और ये 26वां 27वां, और झारखंड तो बाद में बना था, उसी ईयर में लेट बना था, तो ये 28, सब तीनों नवंबर में बने थे। 1 नवंबर को आपको मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 2000 को बना कौन सा? वो बना छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 26वां राज्य था। फिर 9 नवंबर को बना यूपी से अलग हुआ उत्तरांचल, जो बाद में 2007 में उत्तराखंड उसका नाम हो गया। और फिर आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड, जो कि बिहार से अलग होकर के 28वां राज्य बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसलिए राष्ट्रपति बुलाता है। मैंने बताया हुआ था कि 108 जो अनुच्छेद है उसी के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, 3 बार अब तक बुलाया गया, मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल पढ़ाया हुआ है। अगले जो आप बाकी 1 2 3 4 जो मॉड्यूल है, जो मॉडल सेट है, उसको जरूर देखिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप बहुत क्वेश्चंस यहां नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वहां देखिए शुरू जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है, मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो यहां अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली मैं उसको बस टिक करके या नॉर्मली स्किप कर दूंगा। ठीक है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है। अगर कोई ग्राम पंचायत के लिए लड़ना चाहता है ना, तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष या उससे अधिक है तो वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव, उसके लिए उसको 25 वर्ष जो उसकी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30
30 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम, वही आ गया, ये राज्यसभा का होना है तो 30 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा, अब राष्ट्रपति को पद से कौन हटाएगा भाई, तो एक ही तरीका है, महाभियोग, और वो है संसद, क्योंकि महाभियोग तो संसद के द्वारा ही लाया जा सकता है, तो संसद ही उनको हटा सकती है, और तो कोई हटा सकता है क्या, कोई नहीं हटा सकता है ना। तो राष्ट्रपति को जो है वो संसद ही हटा सकती है, ठीक है। कैसे, तो महाअभियोग के द्वारा, और महाअभियोग का मैंने पूरा डिटेल आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अनुच्छेद 370 का संबंध, ये तो जब भाई 370 हटा, जम्मू कश्मीर है ना। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 370 कब हटा था, तो ये थी बात 6 अगस्त 2019, ये डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 2019 को जो है ये हटाया गया था धारा 370, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये भी जस्ट मैंने बताया था 1980 में बीजेपी एंड अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। भारतीय जनसंघ, इसी का रूट्स, भारतीय जनसंघ में इसका रूट्स मिलता है, जिसकी स्थापना किसने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। 1951 में भारतीय जनसंघ बना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, और उसी में बीजेपी के रूट्स हैं, ठीक है। और बाद में बीजेपी को जो है बेसिकली किसने बनाया, तो बीजेपी को जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 बनाया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति को ही उत्तरदायी होता है राज्यपाल। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, आपको पता है गुजरात में नहीं है विधान परिषद, 6 राज्यों, मैंने कई बार बताया, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में, इसमें भी है, इसमें भी। आंसर ये हो जाएगा आपको वैसे, ठीक है, सॉरी है ना, तो आंसर आप कहिएगा तो बिहार है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये बिहार में भी जो है वो है, ठीक है। तो इन तीनों में, इसके अलावा कहां पर है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, वहां पर जो है आपका विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, इसको जो विधानमंडल का उच्च सदन भी कहा जाता है, मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये तो उसकी विशेषता है, ठीक है। केंद्र राज्य सरकार को सत्ता का बंटवारा, ये भी संघवाद का, फेडरलिज्म का है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ठीक है, ये भी है। सत्ता का केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है तो केंद्रीकरण होगा, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा कि ये जो है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का की विशेषता नहीं है। आगे बढ़े, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, नहीं यही गलत है, ठीक है। कौन सा ये नहीं है, तो यही गलत है। क्यों, याद होगा अगर आपको, मैंने बताया था ये 1971 नहीं होगा, 1961 1961 में है ना, ये दहेज निरोध अधिनियम को लेकर के ही पहली बार संयुक्त सेशन बुलाया गया था। वैसे ये बिल 1959 में आया था, लेकिन हुआ क्या था कि राज्यसभा द्वारा यह पारित नहीं हो रहा था, तब फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का जो है एक संयुक्त सेशन 1961 में बुलाया था, वो दहेज निरोध अधिनियम पहला बार बुलाया गया था, इसी से रिलेटेड। अब बाकी सही है, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा है, दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, और लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा भी रही है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि। अब देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, है ना, मैंने वहां पर आपको डिटेल में बताया, ये 1/3 नहीं 1/6 है। मतलब अगर आपको कुल वोट, जो जहां से भी आप खड़े हो रहे हैं, वहां पर कुल वोट का अगर आपको 1/6 भाग नहीं मिलता है, ठीक है, 1/6 नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो आप जो जमानत राशि देते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव में 25,000, विधानसभा के चुनाव में 10,000 देते हैं, मैंने ऑलरेडी डिटेल लिखा भी दिया इसके बारे में, ठीक है, वो आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो यही हो जाएगा, क्या सही है, ये तो गलत है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है, नहीं, ये तो चुनाव आयोग खुद नहीं करता है ना, चुनाव आयोग तैयार कराता है। कौन करता है, चुनाव आयोग जो है वो देता है इनको चिन्ह, ठीक है, तो ये हो जाएगा चुनाव आयोग। यहां पे प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसे के कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य, ये सही होगा, ठीक है। हर दल जो है उसको मैनिफेस्टो इसी को बोलते हैं, हर दल क्या करता है, अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, ठीक है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य जो है वो दिए रहते हैं, ठीक है। बाकी मतदान, अगला पढ़ लीजिए, मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्यक्रम, नहीं, ये 48 घंटे है ना, ये 48 घंटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, समानता का अधिकार, इसकी तो गारंटी देता है भाई, ठीक है, चलिए ये तो सही होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी देता है, ठीक है, ये भी संविधान देता है। कह रहा है श्रम का अधिकार, नहीं, श्रम का अधिकार जो है वो उसकी गारंटी तो नहीं देता। शोषण का अधिकार, ये भी नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, शोषण का आपको अधिकार नहीं देता है ना, तो ये 1 और 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकाय के सदस्य, राज्यसभाओं के विधान, ये किया जाता है राज्यसभा, राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें विधान परिषद के मेंबर पार्ट नहीं होते, जैसे मुख्यमंत्री इसका भाग नहीं होगा अगर विधानसभा परिषद का वो हिस्सा होगा, तो बेसिकली विधान परिषद के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, जो विधानसभा होते हैं उसके सदस्य भाग लेते हैं। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए भाई, ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल है।
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 3 वर्ष पर आपको पता है कि रिटायर हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब वो लोग जो पहले से नियुक्त है, नए वालों का तो 6 साल रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें से किससे संबंधित नहीं है? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, भाई इनसे तो इनका संबंध है, ठीक है। 1942 में ये बना था, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बौद्ध धर्म से है, 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इन्होंने लगभग 3.5 लाख से ज्यादा जो इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है ना, फॉलोअर्स, ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, ये नहीं होगा, ये इसके सदस्य नहीं थे, मैं बताता हूं। संविधान सभा का निर्माण इसमें तो थे ही अंबेडकर जी। अब राज्य पुनर्गठन आयोग का जरा देख लीजिए, ठीक है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन की जो आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1953 में, 22 दिसंबर 19 है ना, 22 दिसंबर जो है आपका 1953 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसकी स्थापना की गई। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके जो 3 मेंबर, ये जो कमेटी थी, 3 मेंबर की कमेटी थी, इसमें फजल अली थे, हृदयनाथ ना बेसिकली कुंजड़ू थे, और के.एम. पानीकर थे, ठीक है। तो ये 3 मेंबर कौन थे इसके? एक थे फजल अली, ठीक है, एक तो थे इसके मेंबर फजल अली, इन सबका नाम आप ध्यान में रखेंगे। एक तो फजल अली हो गए, ठीक है। दूसरा इसमें जो थे वो थे कुंजड़ू, है ना, जिनको हृदयनाथ कुंजड़ू बोलते हैं। तो एक तो हमारे क्या हो गए, ये हो गए हृदयनाथ, है ना, हृदयनाथ कुंजड़ू, ठीक है, कुंजड़ू, ठीक है। उसके अलावा के.एम. है ना, ये जो है के.एम. पानीकर, ठीक है, ये जो है आपके पानीकर, ठीक है, ये भी इसके मेंबर थे। ये 3 लोगों की ये कमेटी थी, बात समझ में आ रही है? ये जो है 3 लोगों की आपकी कमेटी थी, फजल अली, हृदयनाथ कुंजड़ू और आपका के.एम. पानीकर, बात समझ में आ रही है? 22 दिसंबर 1953 को ये कमेटी बनी, है ना। और इस कमेटी ने जो है 30 दिसंबर 1955 को अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। तो रिपोर्ट कब आया? इसकी जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, रिपोर्ट आई, ठीक है, वो आया आपका 30 दिसंबर, है ना, ये 1955 को ये रिपोर्ट दे दिया। और उसी के बाद इसको जो लागू किया गया 1956 से 19 आपका 56 से ये लागू हो गया। और आपको पता है कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसी आयोग की सिफारिश पर जो है ये कितने 14 राज्य, है ना, 14 राज्य और जो आपका 6 है ना यूटी है वो बनाया गया। 14 राज्य और आपका क्या हो गया 6 जो यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाया गया सबसे पहले, ठीक है। यही बना था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद या इसी को अपार्थाइड कहते हैं, ये अफ्रीका में आपने इसके बारे में सुना होगा। नेल्सन मंडेला ने इसी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था, ठीक है। वो 27 वर्ष तक जेल में भी रहे थे। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, और 1994 में नस्लवाद जो है वो खत्म हो गया था अफ्रीका से। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए भाई, तभी तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। अब देखिए ये गलत है, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लोगों को शिक्षित होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन गलत है कि सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान है। सुदृढ़ पंचायती राज और नागरिकों का ईमानदार होता है, ये सब है। तो यानी कि आपका हो जाएगा 1, है ना। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर क्या 1, सॉरी, तो ये आपका 1 होगा, सेकंड हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा। तो देखिए कहां पर है 1, थर्ड और फोर्थ, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है, ये तो नहीं होगा। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह पूछे क्या नहीं है? अच्छा एक सेकंड, ओके। तो कह रहा है कि क्या नहीं है, तो राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग। ये तो सही बात होगी ना, कि उच्च स्तर का शिक्षा जितना रहेगा राष्ट्र का विकास उतना होगा। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, बिल्कुल ये सही है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं ना, ये नहीं है। शिक्षा सबको लेनी चाहिए, भले आपकी उसमें रुचि है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। पिछले मतलब यह है कि आपको शिक्षित होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी तरह के कार्य में सम्मिलित हो, आपके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो बाकी पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए, तो 1986 का उद्देश्य था ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है? कह रहा है संघवाद का अर्थ है। संघवाद का है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है क्या कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, चलिए, सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियां होना आधिकारिक नहीं, ये सब तो नहीं होगा, ये और आपका ये तो नहीं हो गया। यहां होगा संघ और राज्य के बीच सत्ता का, जो अच्छा आंसर है वो यही होगा आपका, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण तो नीचे भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन यहां संघ और राज्य के बीच सत्ता का जो विकेंद्र है वो संघवाद का मेन मीनिंग हो गया, ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये तो भाई बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अब्राहम लिंकन का, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल वाली बात है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो ये मैंने ऑलरेडी पीछे बताया है ना, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। सारे राष्ट्रीय पार्टी के बारे में मैंने बता दिया। भारत के किस प्रधानमंत्री को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? देखिए ये जो भेजी था, ये भेजा
था किसने, है ना। ये जो शांति सेना एक्चुअली में कब गया था ये समझिए, ठीक है। तो ये 1987 से 90 के बीच में ये भेजा गया था, और उस समय कौन थे, ऑब्वियसली उस समय थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने भेजा था। ये शांति सेना कब गई थी, ये गई थी 1997 से, है ना, सॉरी 87 से 90 के बीच में। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए ये हमारा क्लास यहां कंप्लीट हो गया। हमने इसमें जो है 50 टोटल क्वेश्चंस जो है हमने कवर किया, ठीक है। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए जिन क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने यहां नहीं किया, इसका मतलब वो पहले वाले मॉडल सेट में आ चुका है। तो आप पूरा मॉडल, ये 5th था, आप 1 to 5 जिन लोगों ने देखा वो देखिए, और जिन लोगों ने देखा मैं उनको ये कहूंगा अगर आपने नोट्स बना लिए तब तो आप नोट्स पढ़िए, वीडियो की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अब तक नोट्स नहीं बनाए तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देखिए। एक बार देखने से ये पर्याप्त नहीं होगा, चीजें याद नहीं रहेंगी, किसी को भी नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती, आपको भी नहीं रहेगी। आप एक बार देख करके अगर सोचेंगे नहीं आप एग्जाम में जाकर के पेपर अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। आप उसको 2-3 बार वीडियो को देखिए। हाँ आप फास्ट, अगर मतलब आपने पहले नॉर्मल मोड में देखा है तो दूसरे में 1.5x पे देखिए, फिर जो रिवीजन करने 2x पे लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। हमने मॉडल सेट जो है सिविक्स का 5 कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री के भी हमने 5 मॉडल सेट अभी तक कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग जो है जो दोनों के मॉडल सेट इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, साथ में हम लोग अब ज्योग्राफी का जो है जल्दी से मॉडल सेट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद। बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना, वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये सब चीजें आपको पता है हमें बूस्ट करती है, हमें काम करने के लिए, है ना, कहीं ना कहीं एनर्जी की तरह ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।